मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे TLED सेकेंड सेमेस्टर के लिए अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न लेकर आया हूँ। कल मौखिक अभिव्यक्ति के विषय में आपको बताया गया था, उसी में अभिव्यक्ति का दूसरा भेद लिखित अभिव्यक्ति के विषय में आज चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए, मौखिक अभिव्यक्ति की अपेक्षा लिखित अभिव्यक्ति अधिक स्थायी होती है। क्यों? क्योंकि लिखित अभिव्यक्ति स्थायी रूप से प्रमाण के रूप में आपके पास रहती है, किसी भी समय उसे प्रस्तुत किया जा सकता है, देखा जा सकता है। जैसे एक पत्र है, निबंध है, कहानी है, संवाद, नाटक, उपन्यास, कविता आदि ऐसी चीज़ें हैं जो व्यक्ति के पास लिखित रूप में हमेशा सुरक्षित रखी जा सकती हैं। कहने का तात्पर्य है कि लिखित अभिव्यक्ति स्थायी होती है, जिसे सुरक्षित रखा जा सकता है, इसलिए इसका महत्व मौखिक अभिव्यक्ति की अपेक्षा बहुत अधिक है। आओ देखते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति के कौन कौन से उद्देश्य हैं। सबसे पहला है कि बच्चों को वर्णों की ठीक ठीक बनावट लिखना सिखाना। क्योंकि हम सब बालकों को पढ़ना लिखना सिखाने का कार्य लिए हैं, इसलिए उन्हीं को निपुण बनाने के प्रति हमारा उद्देश्य रहता है, तो वे अच्छा लिख सकें। इसके लिए लिखित अभिव्यक्ति बहुत आवश्यक है। नंबर दूसरा है सुंदर और सुडौल लेखन का अभ्यास करना। बालक को पहले वर्णों को ठीक लिखना सिखाया जाता है, उसके बाद पूरे वाक्य को सुंदर और सुडौल लेखन का बार बार अभ्यास कराया जाता है, जिससे वे और अधिक निपुण हो सकें। इसके बाद वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना। इसी भाषा की कड़ी में आगे जैसे वर्णों को सीखा, फिर शब्दों को बनाना सीखते हैं और वाक्य रचना के नियमों से भी आगे उन्हें परिचित करा दिया जाता है। इस प्रकार से पूर्ण वाक्य के रूप में लिखना प्रारंभ कर देते हैं। अगला पॉइंट है विषय अनुकूल भाषा शैली का प्रयोग करना सिखाना। जैसा विषय हो उसी के अनुकूल भाषा भी हो, उसी के अनुकूल शब्दों का चुनाव किया जाए, यह भी बालकों को सिखा दिया जाता है। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है कि अपनी अनुभवों को लिखने की योग्यता विकसित करना। जब बालक और समर्थ होते हैं, उनकी कक्षा बड़ी हो जाती है, तो वे अपने अनुभवों को, अपने विचारों को अपने शब्दों में लिखने की योग्यता अर्जित कर लेते हैं।
पहले छोटे छोटे विषय उन्हें लिखने के लिए दिए जाते हैं, जैसे कुत्ते पर निबंध लिखना या हाथी पर निबंध लिखना। इस प्रकार से छोटे विषय और बाद में थोड़े बड़े विषय लिखने के लिए बालकों को दिए जाते हैं। नंबर 7 है अपने विचारों को अनुच्छेदों में लिखकर व्यक्त करना। जब और बड़ी कक्षा होती है, बालक पैराग्राफ बनाकर, अनुच्छेद बनाकर लिखना प्रारंभ कर देते हैं, तो बड़े बड़े विचार या बड़ी बातें, बड़े लेख पैराग्राफ बनाकर विद्यार्थी लिखने में सक्षम हो जाते हैं। अगला पॉइंट है मौलिक रचना करने योग्य बनाना। उसी कड़ी में जब अनुच्छेद बनना सीखे तो वे अपने विचारों को एक मौलिक रचना के रूप में व्यक्त करने में समर्थ हो जाते हैं, जैसे कोई निबंध लिखना या कहानी लिखना या नाटक लिखना। इस तरह से वे लिखने में सक्षम हो जाते हैं। अगला है साहित्य के प्रति रुचि जागृत करना। और सबसे महत्वपूर्ण विषय है, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बालक को साहित्य के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, वह दूसरे के लिखे हुए विचारों को भी अच्छी तरह समझने में समर्थ हो जाते हैं और अपने विचार भी अच्छी तरह व्यक्त करने में समर्थ हो जाते हैं। बालक को कक्षा में जो विषय वस्तु पढ़ाई गई है उसे वे भली प्रकार से जान गए हैं या नहीं, समझ में आया है या नहीं, और वे उस प्राप्त ज्ञान का उपयोग आवश्यकता अनुसार व्यवहारिक जीवन में कर सकते हैं या नहीं आदि बातों की जांच के लिए प्रश्नों को जब बालक हल करते हैं तो उनके दिए जाने वाला कार्य भी लिखित कार्य कहलाता है। उनके जो उत्तर देते हैं उसे भी हम लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य जब अपने मन के भावों और विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो वह लिखित अभिव्यक्ति कहलाती है। यह अभिव्यक्ति उच्च प्राथमिक कक्षाओं में प्रारंभ होती है। आइए देखते हैं कि लिखित अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। लिखित अभिव्यक्ति बालक के हाथ और मस्तिष्क में संतुलन बनाकर रखती है, भाषा में एक रूपता लाती है। नंबर 2, भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। अतः भाषा पर पूर्ण अधिकार करने की दृष्टि से लेखन कौशल का विकास आवश्यक है। नंबर 3 है शिक्षा ग्रहण करते समय पठित सामग्री को संगठित करने, प्रश्नों का उत्तर तैयार करने, पाठ का सारांश लिखने और गृह कार्य आदि करने में लिखित अभिव्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4, लिखित अभिव्यक्ति स्थायी होती है। मनुष्य के अनुभवों और कल्पना शक्ति का भंडार लिखित भाषा के द्वारा चिरकाल तक संचित किया जा सकता है। नंबर 5, लिखित भाषा ही साहित्य भंडार में वृद्धि करती है। यदि लिपि न होती, लेखन न होता तो नई नई रचनाएं कहाँ से आती, कैसे उन्हें लिखा जा सकता था। अगला,
पॉइंट, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता परीक्षा है। लेखन के द्वारा ही बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। जितना यदि मौखिक परीक्षा ली जाए तो वह कम प्रमाणित मानी जाती है, कम विश्वसनीय मानी जाती है। इसलिए हमारी सरकारों ने समय समय पर मौखिक परीक्षाओं को योग्यता के आकलन के लिए नकार दिया है। वर्तमान समय में भी विभिन्न नौकरियों से मौखिक परीक्षा को हटा दिया गया है। अगला पॉइंट कि देश विदेश में हो रहे ज्ञान विज्ञान आदि में परिचित कराने का मुख्य साधन लिखित भाषा ही है। लिखित भाषा के माध्यम से जो नए नए अनुसंधान होते हैं वो हमारे पास तक पहुंच जाते हैं। अगला पॉइंट है, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रगति का आधार भी लिखित अभिव्यक्ति है। अगला पॉइंट, लेखन एवं स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में भी लेखन एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में भी मानव जाति का कल्याण कर रहा है। अनेक लोग अपनी लेखनी कला से ही रोजी रोटी की व्यवस्था करते हैं, जैसे गीत लिखना, कविताएं लिखना, परीक्षा उपयोगी सामग्री, पाठ्यक्रम को तैयार करना। इसी प्रकार अखबार लिखना, पत्रिकाएं लिखना, इससे सीधे सीधे रोजगार से जुड़ा जा सकता है। अगला पॉइंट, लिखित अभिव्यक्ति से भाषा में सुसंबद्धता और प्रभावोत्पादकता आती है। आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है कि बालक की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन लिखित अभिव्यक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला पॉइंट आता है कि लिखित अभिव्यक्ति की उपयोगिता क्या है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि इससे बालक का ज्ञान दृढ़ एवं स्थायी हो जाता है। बालक जितना अपने को लिखने में सक्षम बना लेते हैं, उनका ज्ञान और दृढ़ होता जाता है। अगला पॉइंट, बालक पठित अंश या विषय वस्तु को भली प्रकार समझ लेता है। ध्यान दें कि जब बालक के पास कोई लिखित सामग्री रहती है तो वह बार बार उसे पढ़ सकता है एवं दोहरा सकता है। इस प्रकार वह भली भांति कंठस्थ उसे कर लेता है, समझ लेता है। और मौखिक अगर इसी स्थान पर होता तो एक बार उसके अपने अध्यापक के द्वारा या शिक्षक के द्वारा जो भाषण सुनने को मिल गया वो बार बार सुनना उसके लिए कठिन हो जाता। नंबर 3 है, बालक में मौलिकता का विकास होता है। ध्यान दें कि लिखित अभिव्यक्ति जो होती है वो बालक की मौलिकता को विकसित करती है। जितना लिखता है बालक, उसका विकास और अधिक होता जाता है। नंबर 4, बालक में चिंतन शक्ति और ग्रहण शक्ति का विकास होता है। जितना बालक चिंतन करता है, लिखने के लिए उसे चिंतन करना होता है, मनन करना होता है, और उतनी उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। और इसका परिणाम यह होता है कि दूसरों का लिखा हुआ यथारूप में वो ग्रहण करने की शक्ति भी विकसित कर लेता है और दूसरे के लिखे से भी वह अपना ज्ञान अर्जन और दूसरे लोगों का ज्ञान अर्जन कराने में सहायक होता है।
छात्र अध्यापकों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।